नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। साथियों, आज के वीडियो में हम ईबीएस पर्यावरण शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट या फिर साथ में किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो देखिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना है और साथ में आप कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आप सभी चीज़ों को यहाँ पर विधिवत तरीके से बिल्कुल समझ सकेंगे। दोस्तों देखिए, ये प्रैक्टिस सेट मोस्टली आपके सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से जरूर देखना है। और यहाँ पर एक बात बता दूं आपको मैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए, इसी क्रम में हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि देखिए, नेफनतीज एक क्या है, एक पौधा है। ठीक है, नेफनतीज एक पौधा है जो क्या करता है, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे क्या करता है, छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर क्या करता है, खा लेता है। तो कह रहा है कि यह पौधा हमारे देश में किस स्थान पर पाया जाता है। देखिए, पहला ही प्रश्न यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम में देखिए ऐसे प्रश्न पूछने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। तो आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए पहला ही प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए, कह रहा है कि जो नेफनथीज है एक देखिए मांसाहारी पौधा है। देखिए, जो नेफनथीज है वो कैसा है, एक मांसाहारी पौधा है जो क्या करता है, कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को खा लेता है, अपने अंदर फंसाकर खा लेता है। कह रहा है कि यह पौधा हमारे देश में किस स्थान पर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है असम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है या फिर मेघालय में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेफनतीज एक मांसाहारी पौधा है जो देखिए कहाँ पर, मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जो नेफनतीज है वो किस स्थान पर उगता है। अधिकतर देखिए जहां पर देखिए नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की जिस स्थान पर कमी होती है, नाइट्रोजन के जिस स्थान पर कमी होती है वहां पर यह पौधा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, नाइट्रोजन की कमी के लिए क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, ये कीड़े मकोड़े हो गए, मेढक हो गए, चूहे हो गए, छोटे छोटे जो टिड्डे होते हैं, जो देखिए जो छोटे जीव होते हैं उनको क्या करता है, अपने अंदर ये फंसा लेता है और क्या करता है, उसको खा लेता है, उसका पाचन कर लेता है और उससे जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है उसको क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो देखिए, ऐसे स्थान पर यह पौधा पाया जाता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसको आपको समझ के चलना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है कि देखिए नेफनथीज या जिसको घटपर्णी भी बोलते हैं, तो देखिए जो घटपर्णी है वो क्या है, कलश के आकार के रूप में इसका देखिए आकार होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। और देखिए इसमें एक पत्ती रूपी एक देखिए ढक्कन भी पाया जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ पीला पीला सिलाइवा टाइप का लगा होता है जो चमकदार होता है, जिससे मान लीजिए एक कोई कीट है, जो ये कीट है वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और देखिए इस पीलेपन को देखकर क्या होता है, आकर्षित होता है, यहाँ पर आकर बैठ जाएगा और जैसे ही यहाँ पर बैठेगा तो ये पत्ती नुमा ढक्कन जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा और जो कीट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस कलश के अंदर चला जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा यहाँ पर क्या है, जो एंजाइम, कुछ एंजाइम इसके द्वारा स्रावित, पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, तो वो पाचक एंजाइम क्या करेगा, इस कीट को पचा देगा और जो भी नाइट्रोजन इस कीट से प्राप्त होगी वो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो देखिए जो बेसिकली जो क्या है नेफेंथीज का काम क्या है, देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है, क्योंकि ये किस स्थान पर पाया जाता है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस स्थानों पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा मेघालय, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो बिहार के गांव हैं वहां पर कुछ किसान क्या करते हैं, जो अतिरिक्त धन कमाने के लिए, खेती तो वो करते ही करते हैं लेकिन साथ में क्या है, अतिरिक्त धन कमाने के लिए क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, जिससे वो क्या है, शहद प्राप्त करते हैं। और वो प्रश्न कह रहा है कि मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। ये प्रश्न देखिए क्या है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया हूबहू बिल्कुल प्रश्न है। तो आपको इसका कमेंट करना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखिए सीटेट के द्वारा बनाए जाएंगे और बिल्कुल निश्चित रूप से जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है वो बिल्कुल सीटेट जरूर दोहराएगा। तो आपको निश्चिंत होकर बिल्कुल सभी प्रश्नों को देखते चलना है यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि जुलाई से सितंबर में
ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि जनवरी से मार्च में, ऑप्शन तीसरा है अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खी का पालन किया जाता है, ऑप्शन चौथा यहां पर कह रहा है कि अप्रैल से जून में। तो देखिए यहां पर बिल्कुल ऑप्शन चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि अप्रैल से जून के महीने में, अप्रैल से जून के महीने में क्या है मधुमक्खी का पालन बिहार के किसानों के द्वारा किया जाता है। जब उनकी खेती बाड़ी का काम खत्म हो जाता है, जो रबी की फसल का समय होता है, वो क्या होता है मार्च से अप्रैल तक जो रबी की फसल होती है उसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, तो जब उसकी कटाई हो जाती है इसके बाद में वो क्या करते हैं, अतिरिक्त धन कमाने के लिए वो क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, जिसका समय क्या होता है अप्रैल से जून तक होता है। देखिए जून के बाद फिर से वहां पर देखिए जो फिर से इसके बाद बुवाई का समय आ जाता है। तो देखिए जो अप्रैल से जून का समय है वो क्या है अतिरिक्त समय हो जाता है एक तरह से। तो देखिए इसमें क्या है अतिरिक्त धन कमाने के लिए वो क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, जिससे शहद प्राप्त करते हैं और शहद से क्या है वो अतिरिक्त पैसा कमाते हैं। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है देखिए पेडागोगी, ईबीएस पेडागोगी से रिलेटेड प्रश्न है और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल 15 नंबर का, देखिए 30 नंबर का यहां पर आपसे देखिए ईबीएस का प्रश्न पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में, जिसमें से 15 नंबर का आपसे देखिए पेडागोगी का प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो देखिए पेडागोगी के हमने यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल लिए हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। तो इसका बताना है आपको कि सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा। यहां पर सर्वश्रेष्ठ तरीका बताना है आपको कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का। तो पहला ऑप्शन है कि गृह कार्य होगा, ऑप्शन दूसरा है पोर्टफोलियो होगा, ऑप्शन तीसरा योगात्मक कार्य या फिर आवधिक परीक्षाएं। तो देखिए जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा आकलन करने का, यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए पोर्टफोलियो है वो क्या है सर्वश्रेष्ठ तरीका हो जाएगा बच्चे का आकलन करने का। देखिए बच्चे का क्या है लेखा जोखा, देखिए उसके क्रमिक प्रगति का क्या है, जो लेखा जोखा जो साल भर की उसकी जो क्रमिक प्रगति हुई है, क्या प्रगति हुई है, उसके क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। और जो पोर्टफोलियो होता है बच्चे के मूल्यांकन में भी मदद करता है। इससे मालूम पड़ता है कि बच्चे के द्वारा कितना ज्ञान सीखा गया है और अभी उद्देश्यों की जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे कि हम बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे, इतना हमें उद्देश्य प्राप्त करना था, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति यहां पर हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए ये सभी का ब्यौरा किसमें होता है, पोर्टफोलियो के द्वारा क्या होता है आकलन करने का एक सर्वाधिक सबसे अच्छा तरीका यहां पर पोर्टफोलियो होता है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है। अब कह रहा है कि सरता की शिक्षिका उससे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में क्या करती है, शामिल करती है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कि सरता एक बच्ची है, उसकी क्या है शिक्षिका उसे जो विभिन्न सामूहिक गतिविधियां हैं उसमें क्या करती है, शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का क्या कर रही है, अनुगमन कर रही है। तो देखिए यहां आपके सामने ऑप्शन है कि प्रतियोगिता आधारित सिखाना है उसका यहां पर मकसद, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना यहां पर उसका मकसद है, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि मनोरंजन द्वारा सीखना, ऑप्शन चौथा कह रहा है यहां पर कि भाषा निर्देशित सीखना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें एक यहां पर पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि देखिए जो सामाजिक गतिविधि है वो क्या कह रहा है कि जो सरता की शिक्षिका है वो क्या कह रही है कि समूह परिचर्चा को बढ़ावा दे रही है, यहां पर समूह परिचर्चा करने के लिए कह रही है, समूह परियोजना द्वारा कार्य करवा रही है। तो देखिए वो क्या है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। देखिए जॉन डीवी के द्वारा यहां पर कहा गया है कि देखिए जो विद्यालय होता है वो एक लघु समाज का रूप होता है। विद्यालय को क्या है लघु समाज, जॉन डीवी किलपेट्रिक से आप परिचित होंगे बिल्कुल। देखिए योजना विधि के जनक कौन है, यहां पर जॉन डीवी है। तो ठीक है इनके द्वारा कहा गया है कि जो विद्यालय है वो एक लघु समाज का रूप है। तो क्या है लघु समाज का एक रूप है। तो देखिए जो सामूहिक परिचर्चा है वो सामूहिक परियोजना है वो क्या है शिक्षिका के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसमें क्या है बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसके द्वारा वो क्या है सामाजिक गतिविधि सीखेंगे। देखिए वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है समूह में अपने वयस्क और समवयस्कों के साथ में ज्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं। देखिए समूह परिचर्चा द्वारा वो क्या है ज्यादा अच्छी तरह से क्या है सभी चीजों को सीख सकेंगे। तो देखिए यहां पर सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उसे चुनिए जो क्या है अन्यों से भिन्न है। पहला ऑप्शन है ग्रीस, ऑप्शन दूसरा है यहां पर पेट्रोल, ऑप्शन तीसरा है कोयला और ऑप्शन
चौथा है यहाँ पर पैराफिक-मोम। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो आपको बताना है कि जो मधुबनी चित्र होते हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको इसको याद रखना है। मैं मधुबनी चित्र के लिए आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इससे सारी बिल्कुल जानकारी आपको दूंगा। जो मधुबनी चित्र है आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस बनेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों के द्वारा जो रंग उपयोग में लाए जाते हैं वो कौन से हैं। पहला ऑप्शन है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट है, या फिर पिसे हुए चावल के रंगीन घोल है। ऑप्शन तीसरा यहां पर कह रहा है कि देखिए विशेष प्रकार के बने यहां पर पोस्टर हैं, या फिर देखिए यहां पर कह रहा है कि अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट हैं। तो देखिए जो मधुबनी चित्र है उसको बनाने के लिए पिसे हुए चावल होते हैं, जो उसका रंगीन घोल तैयार किया जाता है, उससे मधुबनी चित्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो मधुबनी चित्र है उनका उपयोग पिसे हुए चावल का रंगीन घोल के द्वारा बनाया जाता है। देखिए मधुबनी चित्र। अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि मधुबनी चित्र कहाँ पर ये यहाँ पर जो कला है वो कहाँ पर ये प्रचलित में है, कहाँ पर इसका प्रचलन है, तो देखिए जो नेपाल का क्षेत्र है वहां पर भी, और देखिए जो आपका बिहार है, भारत की बात करते हैं तो भारत की बात करेंगे यहाँ पर, तो भारत में देखिए बिहार में आपको ये कला देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछ सकता है कि मधुबनी एक चित्रकला है जिसका उपयोग कहां पर किया जाता है, तो देखिए बिहार में किया जाता है, और आपका जो दूसरा यहां पर हो जाएगा वो यहां पर नेपाल हो जाएगा। यदि भारत से बाहर की बात करता है तो नेपाल यहां पर सही आंसर लगाना, और यदि भारत की बात कर रहा है तो बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः ... की समस्या के साथ संबंधित है। देखिए जो डिसलेक्सिया है ये क्या है, मानसिक विकार है ये। ठीक है, तो कह रहा है कि ये किससे संबंधित है, किस चीज से यहाँ पर संबंधित है। पहला ऑप्शन है बोलने और सुनने के साथ में, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि सुनने से है, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि पढ़ने से है, या फिर बोलने से है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो डिसलेक्सिया है वो क्या है, यहाँ पर पढ़ने से संबंधित समस्या को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए लिखने संबंधी यदि आपसे समस्या बोली जाती है तो देखिए उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया संबंधित है लिखने संबंधी समस्या से। देखिए बोलने संबंधी, तो देखिए डिसलेलिया, यदि आपसे बोलता है कि डिसलेलिया किससे संबंधित है, तो देखिए डिसलेलिया बोलने संबंधी समस्या है। ठीक है, तो इतने यहां पर पॉइंट याद रखिएगा। यदि आपसे बोलता है कि गणितीय चीजों में जो तार्किक रूप से समझने में जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या बोलते हैं, तो वहां पर बोलते हैं क्या बोलते हैं, वहां पर आपको याद रखना है डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। तो यहां पर सभी पॉइंट यहां पर याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने के भी यहां पर सर्वाधिक चांस रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के लिए सही अभिलक्षण चुनिए। बताना है आपको कि पेट्रोलियम कैसा होता है। पहला ऑप्शन है अच्छी गंध का होता है, पतला होता है और नीला रंगीन द्रव होता है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है यहां पर कि बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का क्या होता है, तरल होता है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि बदबूदार होता है, गहरे रंग का तेल होता है। ऑप्शन चौथा कह रहा है यहां पर कि बदबूदार होता है, पतला होता है और पीला द्रव होता है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पेट्रोलियम है वो क्या है, बदबूदार होता है, और देखिए नहीं, यहां पर देखिए ऑप्शन चौथा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए पेट्रोलियम है वो क्या होता है, बदबूदार होता है, पतला होता है और क्या होता है, हल्के पीला द्रव होता है। द्रव नहीं, एक तरीके का देखिए तेल होता है। तो यहां पर ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए सांपों से संदर्भ में यहां पर सांपों से संबंधित कुछ यहां पर पॉइंट दिए गए हैं, आपको समझना है और बताना है। फिर इसके बाद में ऑप्शन भी दिए गए हैं नीचे कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। तो चलिए एक एक कथन को पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में उसको देखेंगे। चलिए कह रहा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि नांग क्या है, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो देखिए पहला ऑप्शन भी क्या है, यहां पर सही है कि
हमारे भारत में कुल देखिए 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें देखिए कोबरा हो गया, मनीर हो गया, गोनस हो गया और फरसा हो गया। देखिए जो सबसे ज्यादा, वैसे भारत में 50% सांपों की प्रजाति क्या है, लगभग जहरीली ही होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं वो देखिए 4 तरह के सांप होते हैं। कोबरा हो गया, मनीर हो गया, गोनस हो गया और फरसा। ये 4 तरह के सांप हैं जो जहरीले पाए जाते हैं भारत में। देखिए सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है, याद रखना है आपको इसको बिल्कुल। देखिए सांप से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में क्योंकि बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, याद रखिएगा इसको। देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जो ऑप्शन बी है, कह रहा है कि नांग है वो देखिए कोबरा है जो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल मैंने आपको बताया है देखिए कि कोबरा क्या है, देखिए नांग की प्रजाति में नहीं आता, लेकिन क्या है इसका नांग की तरह फन होता है, इसलिए क्या है इसको भी नांग मान लेते हैं यहाँ पर। देखिए जो कोबरा है वो भी क्या है, एक जहरीले सांप का प्रकार है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। देखिए जो जहरीला सांप होता है उसके 4 नहीं 2 खोखले दांत होते हैं, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, तीसरा सी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर के द्वारा ही बनाई जाती है, तो देखिए यहां पर डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन दूसरा है यहां पर मेल खा रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी भी। तो देखिए यहां पर दूसरा विकल्प यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तरुण भारत संघ से देखिए यहां पर प्रश्न है, और तरुण भारत संघ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है, क्योंकि तरुण भारत संघ से देखिए सीटेट में एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल देखिए बन सकता है। कह रहा है कि देखिए ऑप्शन है यहां पर, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, बताना है आपको कि किससे संबंधित है। जो तरुण भारत संघ है जिसको बोलते हैं टीबीएस बोलते हैं, जिसको देखिए शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है कि टीबीएस नामक समूह किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में तरुण भारत संघ का निर्माण किया गया है, या फिर ऑप्शन दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने के लिए टीबीएस का गठन किया गया है, या फिर पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में तरुण भारत संघ का यहाँ पर निर्माण किया गया है, या ऑप्शन चौथा कह रहा है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में यहाँ पर मदद करता है। जो तरुण भारत संघ है वो क्या है, विशेष रूप से बच्चों को क्या है, सिखाने या सीखने सिखाने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो तरुण भारत संघ है वो क्या है और किस लिए इसका निर्माण किया गया है, इसकी स्थापना किसके लिए की गई है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पुरानी झीलें होती हैं उसको पुनर्निर्मित करने में क्या है, तरुण भारत संघ के लिए इसका निर्माण किया गया है। अब देखिए जो तरुण भारत संघ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो देखिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और जो सभी पॉइंट हैं जिससे तरुण भारत संघ से मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो तरुण भारत संघ है वो क्या है, एक अशासकीय संस्था है। देखिए एक एनजीओ है, क्या है, एक एनजीओ है जो लोगों को क्या है, वन और जल संरक्षण के मुद्दों पर क्या करता है, जागरूक करने का काम करता है। देखिए किसके, जल संरक्षण और वन संरक्षण और जल संरक्षण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर क्या है, जागरूक करने का काम करता है तरुण भारत संघ। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि तरुण भारत संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो देखिए याद रखना है कि भारत के जल पुरुष, यदि आपसे पूछता है कि भारत के जल पुरुष किसको कहा जाता है, तो याद रखना है आपको कि राजेंद्र सिंह को देखिए राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के रूप में जाना जाता है, और तरुण भारत संघ की स्थापना भी राजेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां से प्रश्न कई बार बन चुका है कि देखिए जल पुरुष किसको कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जो देखिए तरुण भारत संघ के संस्थापक भी हैं और देखिए वर्तमान में तरुण भारत संघ के क्या है, अध्यक्ष भी हैं। देखिए तो याद रखना है कि जो तरुण भारत संघ है वो क्या है, एक एनजीओ के रूप में काम करता है, और देखिए एक अशासकीय संस्था है जो क्या है, लोगों को वन और जल संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक करने का क्या करती है, काम करती है। इसकी स्थापना देखिए किसके द्वारा, तो राजेंद्र सिंह, जल पुरुष जिसको बोला जाता है, तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। और देखिए यदि आपसे पूछता है कि वर्तमान में तरुण भारत संघ के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है राजेंद्र सिंह है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और राजेंद्र सिंह से इंपोर्टेंट है, यदि आपसे पूछता है कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से या फिर मैग्सेसे पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो देखिए यहां पर राजेंद्र सिंह को यहां पर सम्मानित किया गया है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार और देखिए मैग्सेसे
मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप रिव्यू कर लीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि सभी चीजें आपके लिए, सभी बिल्कुल प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी क्रम में आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला ऑप्शन है डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, या फिर ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि मलेरिया, हैजा, म्यादी बुखार। ऑप्शन दूसरा यहां पर कह रहा है कि मलेरिया, डेंगू और हैजा। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि मलेरिया, चिकनगुनिया और म्यादी बुखार। तो आपको बताना है कि देखिए मच्छरों के द्वारा फैलने वाला एक समूह यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए तो बताना है आपको कि मच्छरों के द्वारा कौन सा यहाँ पर एक समूह है जो मच्छरों के द्वारा रोगों को फैलाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो डेंगू है वो मादा, देखिए जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक रोग है। डेंगू की बात करते हैं तो देखिए इसके लिए एडिज मच्छर जिम्मेदार है। चिकनगुनिया भी देखिए एडिज के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो डेंगू है वो किसके द्वारा होता है? एडिज मच्छर के द्वारा। मलेरिया मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। चिकनगुनिया भी मच्छर के द्वारा फैलने वाला एक बुखार है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको चुनना है कि लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताना है आपको कि लेह और लद्दाख में किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही है। इसके बाद नीचे देखिए विकल्प दिए गए हैं, फिर उसको छांटकर आपको सही आंसर लगाना है। तो कह रहा है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की क्या होती हैं जो लेह लद्दाख में मकान पाए जाते हैं, उसकी ढालू छतें होती हैं। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो देखिए ये भी सत्य है और पहला भी यहाँ पर सही है कि देखिए जो पेड़ के तनों की जो टहनी होती है उससे क्या है, उसकी जो लकड़ी होती है उससे क्या है ढालू छतें बनाई जाती हैं, ताकि जो बर्फ बारिश होती है वहां पर वो क्या है नीचे गिर जाए, ताकि उस पर क्या है बर्फ होती है वो रुके नहीं। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन जो दूसरा कह रहा है कि निचली मंजिल में देखिए कोई भी यहाँ पर खिड़की नहीं बनाई जाती है। तो ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि पत्थर, मिट्टी और चूने की दीवारें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो लकड़ी है वो क्या है, लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं और जो धरती होती है उससे क्या है थोड़ा उठकर, जो लकड़ी के फर्श है वो थोड़ा उठकर बनाए जाते हैं, बिल्कुल धरती से सटाकर नहीं बनाए जाते। तो देखिए सॉरी, यहाँ पर जो तीसरा भी है, डी ऑप्शन है, वो भी यहां पर सही हो जाएगा। तो देखिए जिसमें ए, बी और डी होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी यहां पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और रसायनों के उपयोग से मृदा में क्या हो जाती है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी परेशानी बार बार एक ही फसल उगाने से हो जाएगी या फिर रसायनों के उपयोग से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि सिंचाई के लिए उपर्युक्त बन जाती है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि उर्वरक बन जाती है। ऑप्शन चौथा कह रहा है यहाँ पर कि देखिए भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए यदि आप फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो भूमि क्या है, एक ही प्रकार की बार बार फसल उगाने से और ज्यादा रसायन के उपयोग करने से क्या हो जाती है, फसल बंजर हो जाती है। उसमें क्या है, उपज कम निकलने लगती है, सही तरीके से खेती नहीं होती है। तो ऑप्शन चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पेडागोगी से संबंधित प्रश्न है। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की ईबीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है। देखिए आपको कारण बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पाठ्य पुस्तक होती हैं उसमें कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि विषय के अध्ययन में आमोद और प्रमोद प्रदान करना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर मूल संकल्पनाओं के अध्ययन में वृद्धि करना। और ऑप्शन चौथा कह रहा है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन करना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे हंसी खुशी से सभी चीजों को समझते चले, इसलिए ईबीएस की क्या है, पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियों को
किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, ताकि बच्चे क्या करें, उसके कविताएं और कहानियां पढ़कर आनंद ले सकें। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए पेडागोगी से संबंधित प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना जरूरी है। पहला ऑप्शन है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि संकल्पनाओं के लिए विस्तृत व्याख्या और अधिक एकाग्रता। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि पदों की यथार्थ की परिभाषा और अधिक बल देने पर। तो देखिए आपको यहां पर कमेंट करके बताना है कि इसकी सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो ईवीएस की कक्षा होती है उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए जो प्राथमिक स्तर की जो देखिए अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए, तो बच्चे की क्या है जो खोजने की प्रवृत्ति है उसको क्या है आसपास की खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं कि जब अन्वेषण या खोज के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उससे क्या होता है, बच्चे में सृजनात्मकता का क्या होता है, विकास होता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खोजने की प्रवृत्ति से क्या है, चीजों को नए नए तरीके से सोच सकेंगे, उनका जो माइंड है, जो उसका मस्तिष्क है, वो भी क्या हो जाएगा, वहां पर चिंतन को क्या है डेवलप होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो अपने आसपास की चीजें हैं उसके खोजने के क्या करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है कि शालिनी ने कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की क्या है, योजना बनाई है। देखिए जिसको बोलते हैं शैक्षणिक भ्रमण, ये सभी क्या है, पाठ्यचर्या क्रिया कार्यक्रम होते हैं, क्या होते हैं, पाठ्यचर्या क्रिया कार्यक्रम होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या है, जैसे शैक्षिक भ्रमण हो गया, सामूहिक वार्तालाप हो गया, खेल कूद हो गया। देखिए ये सभी देखिए प्रयोजना कार्य हो गए, ये सभी कार्य किसके अंतर्गत यहाँ आते हैं, पाठ्यचर्या क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, उन्होंने क्या है कि शैक्षिक भ्रमण की क्या है, योजना बनाई है। तो नीचे दिया गया है कि कौन सा एक ऐसा निर्देश है जो भ्रमण निर्देश है जो इस भ्रमण के लिए क्या है, अप्रासंगिक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के में प्रश्न पूछना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि बिना मुझे सूचित किए कहीं जाना नहीं, या फिर अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर आना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि क्या अप्रासंगिक है, क्या नहीं होना चाहिए था। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि देखिए निर्देश कौन सा नहीं होगा। तो देखिए निर्देश के अंतर्गत होगा कि साथ में बच्चे बने रहें, कहीं बच्चे खो ना जाएं, सभी बच्चों को क्या है एक रास्ता होनी चाहिए, सभी क्या है सभी समूह में रहें, सभी एक साथ क्या है भ्रमण करें, ये सभी, ताकि वो चीजों को बिल्कुल सही तरीके से और मूल रूप से चीजों को सभी बच्चे सीख सकें। तो इसके लिए क्या है, देखिए अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना जरूरी नहीं होता है। जो भ्रमण होता है वो क्या है ऐसे ही जाना होता है, वो क्या है बच्चे किसी देखिए जो मूर्त रूप से चीजों को दिखाना, ताकि बच्चे क्या है परिवेश को प्रत्यक्ष रूप से सभी चीजों को समझ सकें। तो देखिए भ्रमण का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है बच्चे ताकि प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप से क्या है सभी चीजों को देख सकें, और जो उनको पढ़ाया गया है उससे रिलेट करके, देखिए जो एनसीएफ है उसके द्वारा कहा गया है कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए उसको क्या है बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, ताकि देखिए बच्चे हैं वो क्या है भ्रमण के द्वारा, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा सभी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। और जो कुछ भी उनको क्या है कक्षा में पढ़ाया गया है, देखिए मान लीजिए एक चीता के द्वारा चीता पढ़ाया गया है, मान लीजिए उसके टाइगर के बारे में बताया गया है, ताकि वो क्या है जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर का शैक्षिक भ्रमण के लिए वो जाते हैं, वहां पर देखने के लिए जाते हैं, तो वो क्या है चीते से वहां पर जाकर उसको देख पाएंगे और वो क्या है उस चीज को समझ पाएंगे कि देखिए चीता होता किस प्रकार का है, जो टाइगर है वो किस प्रकार का होता है, और वो सभी चीजों को विधिवत तरीके से सीख लेंगे। तो देखिए वहां पर अपना पूरा बस्ता ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं का क्या किया है, रोल प्ले आयोजित किया है। तो कह रहा है कि इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन दूसरा है कि अध्ययन की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि अध्ययन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और ऑप्शन चौथा है कि जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान में वृद्धि करना। तो देखिए जो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि अध्ययन की प्रक्रिया में क्या है, अध्ययन की प्रक्रिया में
अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना यहाँ पर सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। तो वहां पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपर्युक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है कि वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजित करना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन तीसरा है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना या फिर वृक्षों के पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर उपर्युक्त नहीं है। तो देखिए उनको लट्ठे दिखाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उसका लट्ठों का भंडार दिखाना कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर देखिए ईबीएस की पढ़ाई के लिए दोस्तों एक बात यहां पर बता दूं मैं आपको, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको बिल्कुल चीजें विधिवत तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को कह रहा हूं जैसा कि मैं कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा कि कोई भी भाई बहन टीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए हम प्रश्न पढ़ते हैं, इसके बाद इसका सही आंसर जानेंगे कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि विषय की मूल संकल्पनाओं को गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को क्या करना, तैयार करना, जो कि बिल्कुल क्या है, नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थियों को विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखिए जो कक्षा में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको क्या है, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ के द्वारा कहा गया है कि जो भी कक्षा में पढ़ाया जाए उसको क्या है, एनसीएफ के द्वारा कहा गया है कि जो भी देखिए एनसीएफ 2005 जो आया था उसके द्वारा कहा गया है कि जो भी देखिए कक्षा में पढ़ाया जाए उसको क्या है, स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। तो देखिए इसमें ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो देखिए कह रहा है कि ईबीएस की पढ़ाई हो रही है उसमें क्या है, कक्षा में जो प्रश्नोत्तर तकनीक है, प्रश्न उत्तर करने की जो एक टेक्निक है उसका सबसे अच्छे तरीके से उपयोग किस लिए किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए या फिर प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट। इसका क्या है, प्रश्नोत्तर करने का कोई अनुशासन बनाए रखने का कोई तरीका नहीं है कि देखिए शिक्षक बहुत कठोर है, बच्चों को दबाकर रखता है, ये सभी उद्देश्य नहीं है। ठीक है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो ये भी नहीं है। हमसे पूछा है कि देखिए सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों में सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सभी प्रश्न देखिए कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने देखिए यहाँ पर कम से कम 50% यहाँ पर ईबीएस पेडागोगी के प्रश्न रखे थे ताकि आपको देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसमें किसी भी तरीका से आपको परेशानी ना हो। और दोस्तों यदि बिल्कुल देखिए प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप यदि चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कोई भी भाई बहन यदि करंट अफेयर्स रिलेटेड यदि तैयारी करना चाहता है तो हमारे द्वारा प्रतिदिन की करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो अपडेट किए जाते हैं चैनल पर। चैनल का नाम है एजुकेशन वे विथ एनके। तो आप चैनल को यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।